वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मुहर लगा दी है। देहरादून में पार्टी इकाई की महत्वपूर्ण बैठक में फैसले के बाद पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उप पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी ने ये घोषणा की। नए सीएम की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अनिल बलूनी भी शामिल थे। हालांकि विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय पर्यवेक्षक और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री का ताज पुष्कर सिंह धामी के सर बांधा। राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री पद के लिए पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि उत्तराखंड में 6 महीने के कार्यकाल में सीएम के रूप में धामी ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। अब राज्य का दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वे बहुआयामी विकास करेंगे। तो पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है और उनका क्या कुछ सफर रहा वो हम आपको बता रहे हैं। 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े। 2008 में तो 16 सितंबर आपको बता दें कि 16 सितंबर 1975 में खटीमा में धामी का जन्म हुआ था। तो पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। उनका सफर किस तरह का रहा वो हम आपको बता रही हैं। 45 साल की उम्र में पहली बार वो सीएम बने। छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय और एक्टिव रहे पुष्कर सिंह धामी। 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो जुड़े, जहां से उनके राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई। 2008 में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में उन्होंने अपनी सक्रियता दिखाई। युवाओं में बेहद लोकप्रिय माने जाते हैं पुष्कर सिंह धामी और सीएम धामी के सामने उत्तराखंड को लेकर कई चुनौतियां भी अब खड़ी हो गई हैं। 16 सितंबर 1975 में खटीमा में धामी का जन्म हुआ था। तो ये उनका राजनीतिक सफर रहा। 45 साल की उम्र में पहली बार वो सीएम बने थे राज्य के, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी। तो धामी को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है और क्या कुछ उनका राजनीतिक सफर रहा वो हमने आपको बताया। और वहीं इससे पहले उत्तराखंड विधानसभा सदन में प्रोटेम स्पीकर को चुना गया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में राजभवन में बंशीधर भगत को उत्तराखंड विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ दिलाई। आपको ये भी जानकारी देते चले कि बंशीधर भगत उत्तराखंड के 6ठे प्रोटेम स्पीकर हैं और इससे पहले हरबंस कपूर राज्य के 5वें प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। इस दौरान सबसे पहले विधायक अनुपमा रावत को शपथ दिलाई गई और आपको बताते चले कि विधायक ऋतु खंडूरी ने संस्कृत में शपथ ली थी और किशोर उपाध्याय ने गढ़वाली भाषा में अपनी शपथ ग्रहण की। गढ़वाली में शपथ लेना संविधान के अनुरूप नहीं था और इसीलिए उन्होंने दोबारा से शपथ ली, तो उन्हें दोबारा से शपथ ग्रहण कराई गई। तो आपको बताते चले कि बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नया यहाँ पर बनाया गया है और उसके बाद उन्होंने सभी यहाँ पर विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। किशोर उपाध्याय जी ने गढ़वाली में शपथ लिया, लेकिन संविधान के अनुरूप नहीं होने के कारण, क्योंकि संविधान में हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में ही शपथ लेने का है, तो इसलिए उनको फिर दोबारा शपथ दिलाई गई। और ऐसे लगभग 21 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार हाउस में आए हैं, बाकी सब पुराने रिपीट किए हैं और सभी ने बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। सचिव विधानसभा ने भी बहुत अच्छे ढंग से विधानसभा का संचालन किया है। और वहीं प्रोटेम स्पीकर के शपथ ग्रहण के बाद विधायकों का शपथ ग्रहण शुरू हुआ। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई है और इसी कड़ी में महिला नवनिर्वाचित विधायकों को सबसे पहले शपथ दिलाई गई, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक अनुपमा रावत ने सबसे पहले शपथ ली। वहीं विधायक ऋतु खंडूरी ने और साथ ही साथ सतपाल महाराज ने संस्कृत और किशोर उपाध्याय ने गढ़वाली में शपथ ग्रहण की।
आज मैं इस लोकल जो परिधान है, मोदी जी का एक नारा भी था लोकल वोकल, तो उसी जो हमारी वेशभूषा है, जो संस्कृति है, उससे हमें पहचाना जाता है। मैं उस संस्कृति में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी पहचान है और हमारी जो पहचान है वो विलुप्त होते जा रही थी, इसलिए मैं स्पेशली इस वेशभूषा में आया हूँ। और आने वाले समय में जो हमारे उत्तराखंड के तमाम जन मुद्दे हैं उनके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करेगी। और जैसे ही हमारी सरकार का गठन होता है, मुख्यमंत्री जी का चयन होता है और तत्पश्चात जो भी कार्यकाल होगा, और मैं हमारे खास करके जो मेरे साथ मुझे जो यहाँ तक पहुँचाने का जो काम किया मेरे नौजवान साथी, उनके लिए मैं पूरे प्रदेश के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार तत्पर है और आने वाले समय में उनके लिए काम करेगी। धन्यवाद। गणेश जोशी से बात करने की कोशिश करते हैं। गणेश जोशी निकल के आ रहे हैं। सर एक मिनट सर, किस तरीके से देखते हैं आज आपने विधायक की शपथ ली है, चुनौतियां हैं, दोबारा सत्ता में पार्टी आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनौतियों के सामने के तैयार रहता है और आज जनता ने हम पर विश्वास जताया है। जहां गणेश जोशी को चौथी बार सेवा करने का मौका दिया है, वहीं नरेंद्र मोदी जी के भरोसा करते हुए उनके आशीर्वाद से आज पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पर बनी है। हम प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का समग्र विकास होगा। जिस अपेक्षाओं के साथ पूर्ण बहुमत हमारी जनता ने हम दिया है, उस पर हम खरा उतरेंगे। कैबिनेट में नए लोगों को मौका देने की चर्चाएं चल रही हैं, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, क्योंकि कई स्थान खाली हुए हैं और नए को भी मौका मिलना चाहिए और पुरानों को भी मौका मिलना चाहिए और पार्टी जो करेगी सही करेगी। तो आप गणेश जोशी को सुन रहे थे कि जो पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और ऐसे में एक एक कर जो विधायक के रूप में शपथ ग्रहण लेके बाहर निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। किशोर उपाध्याय से हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं, आज शपथ भी लिया है, चुनौती भी है, भाजपा में आप आए हैं, टिहरी की जनता के लिए किस प्रकार की चुनौतियाँ आपके सामने रहेंगी? नहीं, अब इस क्षण से हम वैधानिक रूप से विधानसभा के सदस्य हो गए हैं, एमएलए हो गए हैं। एक विधायक का जो कर्तव्य होता है अपने मतदाता और वहाँ की जनता की भावनाओं की, जिस भावना से उन्होंने आशीर्वाद दिया उसकी रक्षा करना, उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ हैं, जैसे वो नेता को एक एक जब माला पहनाते हैं तो एक एक फूल देख करके कहीं कांटा तो नहीं है उसको निकाल लेते हैं। तो उनके जीवन में अगर कोई असुविधा है, कोई इस तरह की कठिनाइयाँ हैं तो उसको दूर कर सकें। टिहरी की जनता का मैं आभारी हूँ। और वहाँ जो स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, 42 स्क्वायर किलोमीटर की झील है, हम 2400 मेगावाट बिजली पैदा करने जा रहे हैं 1000 और उसमें ऐड हो जाएगी 1400 में। और जो उनके साथ वायदे किए गए थे उसको पूरा नहीं किया गया, उन वादों को पूरा करने का काम करेंगे। कैबिनेट में नए चेहरों की कहने की संभावनाएं बन रही हैं, आपका भी नाम चर्चाओं में, इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं कभी किसी पद के लिए, मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ये 5वां चुनाव लड़ रहा हूँ। मैंने कभी टिकट की दौड़ में नहीं रहा, ना किसी दौड़ में रहा हूँ। जो भी पार्टी आदेश करेगी हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ पर भी हमारी क्षमता को देख करके वो काम देंगे, उन पूरी क्षमताओं का उपयोग करके पार्टी की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। आखिरी सवाल ये भी है कि कई कांग्रेस से जो भाजपा में विधायक शामिल हुए, बागी भी रहे, वो संतुलन नहीं बना पाए, यहाँ पे वापस जाना पड़ा। आपने क्या संतुलन बना लिया कि अभी बाकी है? देखिए, मैं तो गरीब किसान का बेटा हूँ, हलिया का बेटा हूँ। मुझे जैसे हल चलाते हैं ना उसमें संतुलन बनाना पड़ता है। और अब तो ट्रैक्टर आ गए, उस समय तो बैलों की जोड़ी होती थी, उसमें जैसे हल में हम संतुलन बनाते थे वो संतुलन मैं हर जगह बना सकता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये टिहरी से भाजपा के विधायक हैं किशोर उपाध्याय जी, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और उधर जिला विकास प्राधिकरण को लेकर अल्मोड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन हुआ। बताते चले कि इस बैठक के दौरान डीडीए के विरोध को लेकर आगामी रणनीति तय की गई। नगर पालिका अध्यक्ष और सर्वदलीय संघर्ष समिति के संयोजक प्रकाश जोशी ने जिला विकास प्राधिकरण को पहाड़ों पर थोपने का आरोप लगाया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने ये कहा कि पूर्व राज्य सरकार ने जिला विकास प्राधिकरण को स्थगित करने का फैसला भी लिया है, लेकिन बावजूद इसके नगर पालिका को नक्शे पास करने का हक वापस नहीं दिया गया है। नगर निकाय को नक्शा पास करने की मांग करते हुए प्रकाश जोशी ने एक बार फिर से जिला विकास प्राधिकरण को पूरी तरीके से खत्म करने की मांग उठाई है।
हमारी मांग है कि नगर क्षेत्र में सब जगह नगर निकायों को ही नक्शा पास करने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि संविधान के तहत भी और जो नगर पालिका अधिनियम 1916 है उसके तहत भी नगर क्षेत्र में भवन मानचित्र स्वीकृत करने का अधिकार नगर निकायों को ही है। तो इसलिए हम इस बात को सरकार के समक्ष रखेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, जिससे तमाम लोगों को परेशानियां हुई हैं, उससे लोगों को निजात मिले और निकायों की आय में वृद्धि हो।